अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियाँ स्टार्ट होते ही ख़ानदान में होना शुरू हो जाती हैं जी शादियाँ। और यहाँ पर जी है मेरी फैमिली में शादी स्टार्ट हो चुकी है और आज है जी उपटन और मैं जा रही हूँ उपटन को अटेंड करने। चले मेरे साथ और इन्जॉय करें। शादी वाले घर के बाहर हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत डेकोर हुआ हुआ है, लाइटिंग लगी हुई है और बहुत मज़ा आने वाला है शादी पे। और सब बहुत एक्साइटेड थे। सब अपने अपने घरों से जो है वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है कज़न्स वगैरह के साथ। और यहाँ पर अंदर से भी बहुत खूबसूरत जो है वो डेकोर हुआ हुआ था, लाइटिंग हुई हुई थी, क्योंकि आज उपटन का फंक्शन है, हल्दी, जिसमें लड़के को हल्दी लगाते हैं, उपटन लगाते हैं, तो वो फंक्शन था। तो येलो कलर का सारा था, खूबसूरत डेकोर लगाया हुआ था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी इसको एंजॉय करें। हमारी फैमिली में है जी लड़के की शादी और यहाँ पर जी उसकी बहन जो है वो ढोलकी बजा रही थी और सब कज़न्स जो हैं वो लुडी डाल रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। सब आपस में एंजॉय करते हैं जब हमारी फैमिली में कोई फ़ंक्शन होता है। वैसे तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता, सब स्टडीज़ में इतना मसरूफ़ होते हैं। और जब शादी होती है या कोई फ़ंक्शन होता है तो सब जब इकट्ठे हो जाते हैं और सब के साथ एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं, सबकी प्राइवेसी है तो मैं किसी का फेस नहीं दिखा सकती, बस थोड़े थोड़े शॉर्ट्स मैंने लिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए कि आज जो है वो उपटन का फंक्शन है। और बेसिकली जो है वो मैं डेकोर दिखाना था कि अगर आपकी फैमिली में शादी है और अगर आप करवाना चाहते हैं तो बहुत खूबसूरत जो है वो डेकोर का आइडिया था जो मैं आपको देना चाह रही थी कि आप किस तरह से सेटिंग करा सकते हैं। यहाँ पर तमाम कज़न्स बहुत खूबसूरत लग रही थी, सबके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स बनवा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सब ने एंजॉय किया। The next day. बच्चों की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ आज आलू वाले पराठे, क्योंकि चिकन खा खा के भी इंसान थक जाता है तो कभी कभी दिल करता है कि आलू वाला पराठा खाया जाए। और स्पेशली सर्दियों में तो मूली का पराठा, आलू का पराठा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, साग वाला, मेथी वाला, बहुत से डिफरेंट पराठास बन रहे होते हैं जो घर में बनते हैं। तो मैं आज आपको आलू वाला पराठा बनाना दिखाऊंगी, सिखाऊंगी। और हर घर में डिफरेंट रेसिपी होती है, हर घर की डिफरेंट रेसिपी होती है। बहुत से तरीक़ों से आलू वाले पराठे बनाए होंगे आपने भी, और आज मैं जो अपना तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आटा जो है वो गूंद रही हूँ। और अगर आपका पराठा अच्छा नहीं बनता तो इसका मतलब ये है कि आपका आटा जो है वो सही गूंदा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आटे को स्पेशली सही तरीके से गूंदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों को ये बात पता भी होगी और बहुत से लोगों को जो नए बिगनर्स होती हैं, स्पेशली गर्ल्स, जिनको नहीं पता होता कि आटे को किस तरह से गूंदा जाता है, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आटा जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो गूंदना चाहिए। स्लो पानी जो है वो आटे के अंदर डालें और फिर जो है वो उसको गूंदते चले जाएं। अगर एक साथ में आप पानी डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, और बहुत अगर कम डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो दरमियाना पानी डालते जाएं और इस तरह से गूंदते जाएं। गूंदने के बाद मैं आपसे नेक्स्ट आपको स्टेप बताती हूँ कि इसका नेक्स्ट क्या स्टेप होगा।
आटा तो मैंने आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से गूंद के एक साइड पे रख दिया है, ठीक है। अब मैं करूँगी बॉयल आलूओं को। सर्दियों में आलू जो हैं वो बहुत मज़ेदार आए हुए होते हैं और इस तरह से उनके हल्के हल्के से ऊपर छिलके होते हैं, लेकिन हम फिर भी उतारेंगे तो सही। अगर आपके घर गैस का प्रॉब्लम है, गैस कम आती है, तो आप इनको प्रेशर में डाल के सीटी बजने के बाद आप 3 मिनट प्रेशर लगाएं और उसके बाद आपके आलू जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अगर छोटे साइज़ के हैं तो, अगर बड़े साइज़ के हैं तो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपके आलू जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे। अगर गैस है तो फिर आपने इस तरह पतीले में पानी लेना है। पानी लेने के बाद हमने इसको आलूओं को डालना है। आलूओं को पानी में डालने से पहले आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि आलूओं के ऊपर होती है मिट्टी, तो आपने उनको अच्छे तरीके से वॉश करके, क्योंकि हमारे जस्ट आलू जैसे ही बॉयल होंगे तो हमने इनको जो है वो इनके छिलके उतार लेने हैं, ठीक है। तो मिट्टी होगी तो हमारे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए आपने पहले बहुत अच्छे तरीके से आलूओं को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इस तरह से बॉयल करने के लिए रख देना है। तो अब आप जो है वो बॉयल करेंगे आप 20 मिनट के बाद लिड को आप उतारें इसका ढक्कन और फिर छुरी की मदद से चेक करें कि क्या ये बॉयल हुए हैं कि नहीं, क्योंकि डिफरेंट साइज़ होते हैं आलूओं के। अगर आपका छोटा आलू है तो जल्दी टाइम लगेगा, वो उबल जाएंगे, और अगर बड़े साइज़ का आलू है तो ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस तरह से छुरी की मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आलू अंदर तक बॉयल हुआ है कि नहीं। यहाँ पर एक मैं टिप आपको देने लगी हूँ कि आपने गर्म पानी को ड्रेन कर देना है, गिरा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गरम गरम आलूओं को छीलने की कोशिश करनी है, मतलब इतना ज़्यादा गरम भी नहीं कि आपके हाथ जल जाएं। तो यही मैं आपको बताने लगी हूँ कि ज़्यादा गरम नहीं आपने पकड़ना कि हाथ ही जल जाएं, बस इतना गरम होना चाहिए कि आलू ठंडा नहीं होना चाहिए और आपके हाथ जो हैं वो ना जलें। इस दरमियानी उसमें जो है वो इसका आलू का गरम होना ज़रूरी है, क्योंकि अब आलूओं को अगर आप मैश करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली मैश हो जाएं, तो उसके लिए गरम आलू का छीलना और गरम आलू को ही मैश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आलू के मज़ेदार पराठे बनाने के लिए आपको ये ट्रिक लाजमी आप आज़मा के देखें। ठंडे आलू को कभी भी मैश ना करें, साथ साथ छीलते जाएं और साथ साथ मैश करते जाएं। यहाँ पर जी मैंने अपनी बेटी से रिक्वेस्ट की कि आओ मेरे साथ जो है वो छिलवाओ आलू, क्योंकि ये तो ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, और जनवरी की सर्दी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है हर चीज़। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने जो है वो आलू छीलना शुरू किए हुए थे। इतने में मेरी बेटी ने भी आ जाना है आलू छिलवाने, और वो भी मेरे साथ छिलवाएगी और हमारा काम जो है वो ख़त्म होगा। और जब तक मैं आलू छीलती हूँ तो बताती हूँ फिर नेक्स्ट स्टेप। आलू तो हमने छील लिए थे मिलकर, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ जी मैश। अगर आपके पास ये मैश करने वाला नहीं है तो आप जो है वो फोक की मदद से भी मैश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बस बहरहाल गरम गरम आपने मैश करने हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ठंडा रखेंगे, आलू को ठंडा कर देंगे तो वो गुठलियाँ सी हो जाती हैं और सही तरीके से ना मैश नहीं होता और बहुत टाइम भी लग जाता है। हो जाता है लेकिन टाइम लग जाता है। कुछ लोग जो हैं वो चटनी बनाने वाले उसमें भी कूट कर आलूओं को कूटते हैं, तो उसके अंदर एक स्टार्च आ जाता है जिसमें मज़ा नहीं आता, फिर आलू के पराठे सही नहीं बनते, उसका मटेरियल सही नहीं बनता। तो आपने इसी तरह हाथ की मदद से ही मैश करने हैं, चाहे आप इस चम्मच से करें चाहे आप फोक से करें, ठीक है। तो आपने इस तरह से मैश करने। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे मैश किया जा सकता है पोटैटोज़ को, तो आप उस तरह से मैश करें, आपके बड़े स्मूथ आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार जो हैं वो मेरे आलू मैश हो रहे हैं। क्योंकि मैंने इनको ठंडा नहीं किया हुआ, मैं इनको फ़ौरन जो है वो मैश करती चली जा रही हूँ और बहुत ईजीली जो है ये मैश हो रहे हैं।
आलूओं को मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैश तो कर लिया है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि हमने यहाँ पर लिया है एक बहुत बड़े साइज़ का मेरे पास प्याज था, ठीक है। तो मैंने अब उसको काट के रफली और चॉपर में मैं डाल रही हूँ, ठीक है। चॉपर में डालने के बाद तो मैं यहाँ पर इसको चॉप करूँगी, और प्याज को मैंने चॉप करके डायरेक्ट नहीं डालना, इसका पानी जो है वो मैंने निकाल देना है, क्योंकि अगर पानी के साथ प्याज आलूओं वाले मटेरियल में जाएगा तो आप जब आटे में अपने मटेरियल को लगाएंगे तो वो पराठा जो है वो आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्याज को पहले अच्छे तरीके से चॉप करना है। चॉप करने के बाद हमने इसको बाउल में निकालना है। बाउल में निकालने के बाद मैं इसका प्याज का पानी जो है वो निकाल दूँगी, बिल्कुल ड्राई कर दूँगी, ताकि जब मैं मटेरियल में प्याज़ों को मिक्स करूँ तो उसका पानी जो है वो ख़राब ना करे मटेरियल को, ठीक है। और ये प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, और आलू जो है वो मेरे पास थे 2 किलो आलू थे मेरे पास, जिनकी मैं ये ज़ाहिर है पूरे घर वालों को मैंने बना के खिलाने थे, तो मैंने 2 किलो इस्तेमाल किया। अगर आप थोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 1 केजी के हिसाब से ही प्याज जो है वो पसंद नापसंद की भी बात होती है। प्याज का मटेरियल ज़्यादा भी आप मतलब 2 प्याज भी डाल सकते हैं अगर आपको प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो आ जाएगा। तो ये देखें, इस तरह से प्याज का पानी आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो निकाल लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याज में। तो इससे ये होगा कि जब मटेरियल में हमारा पानी नहीं होगा प्याज का, और प्याज का टेस्ट इतना अच्छा होता है। और थोड़ा सा ना ये जब हम पानी इसका बाहर निकालते हैं ना प्याज का, तो प्याज का जो कड़वापन होता है ना वो भी जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा कड़वाहट नहीं आती प्याज में। तो इस तरह से हमने सारे प्याज का पानी बहुत अच्छे तरीके से निकाल के हमने जो मैश पोटैटो किए हैं, पोटैटो के साइड पे हम रख देंगे, क्योंकि हमने इनको मिक्स ही करना है, ठीक है। अब मैं डालने लगी हूँ धनिया और मिर्चें। यहाँ पर 2 मैंने मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चें, ठीक है। और साथ में मैंने जो है वो थोड़ा सा धनिया लिया है, ठीक है। अगर आपको धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अपने घर के हिसाब से बना रही हूँ, तो मैं जो है वो धनिया इतना ज़्यादा मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं उनके हिसाब से ही अपने घर में कुकिंग कर रही हूँ। तो आपको धनिया कोई मसला नहीं, आप धनिया भी ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से मिर्चें भी ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से प्याज की क्वांटिटी भी, प्याज का पानी खुश्क करके ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप डालें और इन्जॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। इन चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। बस स्पाइसेस का जो है वो आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आलू कितने हैं, कितना आपने बनाना है मटेरियल, उस हिसाब से जो है वो मसाले का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया, और इसमें से पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। धनिया और मिर्चों का आपने डायरेक्ट जो है वो इसके अंदर से निकाल के और इसके अंदर साइड पे हमने रख देना है, जैसे मैंने प्याज़ों का पानी निकाल के और साइड पे रख दिया है, ठीक है। अब बारी आती है इसके अंदर सारे मसाले डालने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है वो कोरिएंडर डाल रही हूँ, सूखा धनिया, ठीक है। सूखा धनिया मैं इसके अंदर डालूँगी पाउडर फॉर्म में, और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी भी मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं कि मैंने कितने यहाँ पर डाले हैं। और मैंने आपको आलूओं का भी सारा बताया है कि मैंने कितने आलू इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर साबुत ज़ीरा भी मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। साबुत ज़ीरा जो है वो बहुत अच्छा लगता है पराठों में, तो आप ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर जो है वो मैं क्यूमिन सीड्स मैंने पहले डाले, और अब मैं यहाँ पर सॉल्ट डाल रही हूँ अपने हिसाब से। तो सॉल्ट हमेशा अपने हिसाब से ही डालना होता है। तो यहाँ पर जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल की है, और यहाँ पर जी मैं पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ अब, ठीक है। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ ज़ीरा इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने सूखा धनिया इस्तेमाल किया है, फिर मैंने साबुत ज़ीरा इस्तेमाल किया है, फिर नमक इस्तेमाल किया है, फिर चिली फ्लेक्स इस्तेमाल किया, और यहाँ पर मैंने साबुत ज़ीरा जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। और मैं अब इस सारे मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। चम्मच से तो ये मिक्स होगा नहीं, मेरे हाथ साफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वॉश किए हुए हैं। और इसको मैं अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करूँगी मटेरियल। थोड़ा सा ऑनियन पीसते हुए, धनिया पीसते हुए थोड़ा सा मटेरियल जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। हमारे जैसे ही आप इसको अपने हाथों से मिक्स करेंगे ना, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जब पोटैटो दोबारा जाएगा, आप मिक्स करेंगे तो ये सॉफ़्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है,
पड़ा पड़ा मटेरियल ज़ाहिर है सर्दी जो है, तो इस वजह से जब आप इसको मिक्स करना शुरू करेंगे और थोड़ा सा जब उसकी ठंडापन ख़त्म होगा पोटैटोज़ के अंदर, तो वो जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है मटेरियल। तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये तो हार्ड हो गया है और ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो आप इसी तरह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। आलूओं का मटेरियल मैंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसके अंदर मिक्स किया है सारा, कौन कौन सी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं, सारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। और आटा भी जो है वो मैंने ताज़ा जो है वो आपके सामने इसलिए गूंदा ताकि आपको पता हो कि आटे को किस तरह से गूंदा जाता है, क्या तरीक़ाकार होता है, ठीक है। तो अगर आपका आटा पहले से ही गूंदा हुआ है तो कोई मसले वाली बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ताज़ा ही गूंदना है। आप फ्रिज से निकाल के आटे को पहले रूम टेम्परेचर पे लेकर आएँ, फिर जब आप पराठा बनाएंगे तो जब तवे पे डालेंगे ना, पराठे ने इकट्ठे हो जाना है और फिर आप परेशान होंगे कि पराठा तो बहुत मोटा बना है, ठीक है। तो आपने अगर फ्रिज वाला आटा है तो लाजमी पहले बाहर निकाल के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आया करें और उसकी रोटी तब बनाया करें। अगर पराठा बना रहे हैं तो तब रोटी जो है वो नॉर्मल आटे से ही बनाया करें, ठीक है। और नहीं तो ताज़ा गूंद रहे हैं तो ताज़े को तो ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे आधा घंटा हो गया या पौना घंटा हो गया होगा, क्योंकि मैंने आटा गूंदने के बाद ही अपने आलू जो हैं वो सारे उबाले थे और आपके सामने ही सारा काम किया है, ठीक है। तो मेरे आटे को पड़े हुए काफ़ी अब वो अच्छे तरीके से सेट हो गया आटा। तो यहाँ पर छोटे छोटे आपने 2 पेड़े बनाने हैं, ठीक है। और इस तरह से एक बना के और फिर दूसरे को भी उसी तरह बेलेंगे हम। आप ज़्यादातर जो है वो बेल लें, रोटी की तरह ही बेल लें, ताकि आपको दोबारा बेलन जो है वो ऊपर से ना चलाना पड़े, क्योंकि मुझे तो बेल इसी से ही रोटी पकाने आती है। और हमारी लैंग्वेज में इसको बेलना ही कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों रोटियों को ना इक्वली मैंने इसको बेल लेना है और उसको फिर मैं आपको बताती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर दोनों साइड्स वाली जो रोटियाँ होती हैं ना वो मैंने रेडी कर ली हैं, ठीक है। मैं इसके अंदर डालूँगी मटेरियल, ठीक है। मटेरियल हाथों से लगाएं, चम्मच से लगाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर सारा मटेरियल जो है वो हम फैला देंगे। मटेरियल अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि हर बच्चे की पसंद जो है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे मेरे घर में बच्चों को धनिया और मिर्चें कम पसंद हैं तो मैंने कम डाली हैं इसके अंदर। अगर आपके बच्चों को ये ज़्यादा पसंद है तो आप प्याज और धनिया और ये सारी चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं अंदर, ठीक है। बहुत से लोग अनारदाना भी इस्तेमाल, बहुत तरीक़ों से जो है वो रेसिपीज़ बनती हैं। तो हर माँ की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को वो चीज़ खिलाए जो उसके बच्चों को पसंद है। तो आज मैं आपको आलू वाला पराठा बनाना सिखा रही हूँ। तो आप चीज़ें जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आपके घर में इससे ज़्यादा चीज़ें डल रही होती हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं। जो मेरे बच्चों को पसंद है मैं उस हिसाब से आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मटेरियल मैंने रोटी के अंदर अच्छे तरीके से लगा लिया और दूसरी रोटी को मैं साइड से कॉर्नर से बहुत अच्छे तरीके से बंद करूँगी, ताकि हमारा जो मटेरियल है आलू वाला वो बाहर ना निकले और अच्छे तरीके से जो है वो हमारा पराठा जो है वो तैयार हो, ठीक है। और यहाँ से हमने ना ऊपर से प्रेस लाजमी करना है। आप देख रहे हैं रोटी के ऊपर ना बबल्स बन जाते हैं, तो इन बबल्स का निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप तवे पे डालेंगे और रोटी जो है ना फूलना शुरू हो जाएगी, फूलेगी तो फिर वो साइड से खुल जाएगी और आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका बीच में इससे ये बबल्स निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा। और दूसरे इस तरह हल्के हाथ से आपने इस तरह से रोटी जो है ना वो आपने जिस तरह रोटियां बनाते हैं सिंपल, तो उस तरह से आपने थोड़ा सा वो करना है। और इस तरह से ये देखें इस तरह हो गया। और अगर आपको लगे कि हमारे साइड मोटे हैं या नहीं है तो आप इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा और भी अपने पराठे को सेट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, कुक होने से पहले।
तो तवा जो है वो मीडियम फ्लेम आपका होना चाहिए। तेज़ आग पे आपने पराठों को नहीं तैयार करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे क्रिस्पी बने तो आपको यही करना चाहिए कि लो फ्लेम पे पराठे बनाएं, ठीक है। अगर अच्छा पराठा खाना है, अगर आपने ऐसे ही बस पका पका के देते जाना है तो फिर तो आप तेज़ आग पे पका के देते जाए। नहीं, अगर आपको टेस्टी पराठा चाहिए और अब अगर आपने अपनी तारीफ़ करवानी है कि आपने पराठे बड़े अच्छे बनाए हैं तो आपको लो फ्लेम पे ही पका के मेहनत से ही बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जी लो फ्लेम पे जब आप पकाएंगे ना तो एकदम पराठा जलेगा नहीं। रोटी की जो ऊपर वाली लेयर है ना वो क्रिस्प हो जाएगी। और एक टिप मैं आपको यहाँ पे और देती चलूँ, यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑयल का इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि मेरे घर में घी बहुत कम इस्तेमाल होता है। अगर आपके घर में घी इस्तेमाल होता है, पराठे घी से ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि घी से भी ज़्यादा पराठे जो है वो देसी घी में ज़्यादा क्रिस्प होते हैं। अगर आप देसी घी में पराठे बनाएंगे ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है, ठीक है। बाकी घी से भी क्रिस्प हो जाते हैं, लेकिन सबसे जो है वो बेहतरीन जो है वो देसी घी है। देसी घी से जो है वो बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो आप उससे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह से हमारा मज़ेदार सा जो पराठा है वो क्रिस्पी क्रिस्पी वो तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो है वो अब मैं इसको खोल के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अंदर से गर्मा गर्म पराठा, और सर्दियों का मौसम हो और गर्मा गर्म पराठा हो, और तो क्या ही बात है। तो बचपन की याद आ जाती है जब हमारी अम्माएँ हमें बना बना के देती थीं और आज हम अपने बच्चों को बना बना के देते हैं। तो यहाँ पर जी इसी तरह से आपने उसी तरह से सारा प्रोसीजर करना है। आपने दोबारा से वैसे ही बेलना है। बेलने के बाद दोबारा मटीरियल अंदर लगेगा। अंदर लगाने के बाद आपने रोटी को बंद कर देना है। बंद करने के बाद दोबारा लो फ्लेम पे आपने जो है वो इसको पकाना है। आप किसी भी तवे पे पका सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक नॉन स्टिक पैन पे आपने पकाना है। तवे पर आप कोई भी आपके घर में है ना तवा, उस पर आप कर सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे पकाना है बस, ठीक है। देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप देसी घी में बनाएं। अगर आपके पास घी है कोई भी तो आप घी में, लेकिन घी में भी अगर आप पकाएंगे ना तो अगर आपकी आग जो है वो चूल्हे की कम होगी ना तो उसमें भी आपका पराठा जो है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने जो है वो ढेर सारे पराठे बनाए घर में और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मेरी बेटी ने बहुत तारीफ़ की, मम्मा आपने पराठा जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैंने घर में आलू वाले पराठे बनाने थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने घर की अपनी रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करूं। सिंपल रेसिपी, जिन बच्चों को धनिया मिर्चें नहीं पसंद होती ज़्यादा और प्याज भी वो खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चीज़ें ऐड करके आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार जो है वो पराठा रेडी हुआ था। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। आज का व्लॉग आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह से जो है वो मैंने दूसरा पराठा भी बहुत अच्छे तरीके से ना मैंने रेडी कर लिया आपके सामने, और मैं फिर दोबारा जो है वो इस तरह से डाल रही हूँ। तो ये इस तरह से जो है वो आपने दोबारा से, वही मेरा सारा सिस्टम है कि मैंने सारा इसी तरह से जो है वो इसको सेट कर लिया पराठे को, कि ताकि साइड्स जो हैं वो मोटी ना हो। पराठे की साइड्स अगर मोटी हो जाती हैं ना वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा बारीक पराठा बनाना चाहते हैं तो आप इससे भी ज़्यादा बारीक जो है वो बनाने के लिए आप अपने आटे का जो पेड़ा है ना वो छोटा रखेंगे, तो फिर आपका और भी ज़्यादा बारीक पराठा बनेगा, ठीक है। तो ये है जी हमारा मज़ेदार सा पराठा। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।